नमस्ते। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि साधारण सा दिखने वाला लोहा उस बेहद मजबूत और चमकदार स्टील में कैसे बदल जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एलडी कन्वर्टर के अंदर होने वाले उस जादुई रासायनिक तूफान के बारे में। सच मानिए, ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है। ये असल में विज्ञान की एक एल्केमी यानी कीमिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बड़े और हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। आखिर स्टील बनाने की इस प्रक्रिया में बिना किसी बाहरी ईंधन के, ध्यान दीजिए, बिना किसी बाहरी ईंधन के तापमान हजारों डिग्री तक कैसे पहुंच जाता है? भट्टी के अंदर जो ये भयंकर गर्मी पैदा होती है ना, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। ये कैसे होता है? यही तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा सस्पेंस है। आज के इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, ब्लोइंग के 3 चरण। दूसरा, लिक्विडस तापमान को साधने का वो खतरनाक खेल। तीसरा, स्लैग की असली ताकत। और अंत में ब्लोइंग की कुछ बेहद जरूरी तकनीकें। तो चलिए सीधा इसके विज्ञान में गोता लगाते हैं। खंड 1, ब्लोइंग के 3 चरण। ये जो पूरा का पूरा ऑक्सीजन ब्लोइंग का प्रोसेस है, ये महज 15 से 20 मिनट का होता है। सुनने में ये समय बहुत कम लगता है ना, लेकिन ये 20 मिनट एक बहुत ही कड़ाई से कोरियोग्राफ की गई रासायनिक प्रक्रिया है। टाइमलाइन को अगर देखें तो शुरू के 0 से 6 मिनट तक चलता है सिलिकॉन ऑक्सीडेशन पीरियड, जहां सिलिकॉन पूरी तरह से यानी 100% ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर 6 से 13 मिनट के बीच आता है फुल डीकार्बनाइजेशन पीरियड, जो कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है। और आखिर में 13 से 20 मिनट का समय होता है कार्बन डिफ्यूजन पीरियड का। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूसरे और तीसरे चरण के बीच एक बहुत ही क्रिटिकल बदलाव होता है। फुल डिकार्बनाइजेशन के दौरान ऑक्सीजन सीधे कार्बन से टकराकर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जब हम तीसरे चरण यानी कार्बन डिफ्यूजन में आते हैं तो ये प्रतिक्रिया धीमी पड़ने लगती है। अब कार्बन सीधे गैस से नहीं, बल्कि मेटल के अंदर जो ऑक्सीजन पहले से घुला हुआ है उसके साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसे इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसी दौरान मैंगनीज, फास्फोरस और आयरन का ऑक्सीडेशन एक बार फिर से शुरू हो जाता है। खंड 2, लिक्विडस तापमान को संतुलित करना। ये असल में एक बहुत ही हाई स्टेक्स बैलेंसिंग एक्ट है। जरा इस नंबर को देखिए, 1549। शुद्ध लोहा यानी प्योर आयरन 1549 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। लेकिन शुरुआत में जो पिग आयरन इस्तेमाल होता है उसमें लगभग 4% कार्बन होता है, और इसी कार्बन की वजह से वो बहुत कम तापमान पर ही पिघली हुई अवस्था में रहता है, करीब 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब यहाँ से शुरू होता है असली खतरा। जैसे जैसे ऑक्सीजन मेटल में से अशुद्धियों को जलाकर कार्बन को कम करता है, मेटल का लिक्विडस तापमान यानी उसके पिघले रहने का जो पॉइंट है वो तेजी से ऊपर भागने लगता है। अब सोचिए, अगर भट्टी का असल तापमान इस नए लिक्विडस तापमान से जरा सा भी नीचे गिरा तो क्या होगा? पूरा का पूरा तरल मेटल भट्टी के अंदर ही जम जाएगा। पूरी मेहनत, पूरा बैच पल भर में बर्बाद। इसीलिए जैसे जैसे अशुद्धियां जलती हैं, तापमान को बड़ी ही सावधानी से बढ़ाना पड़ता है। इस टेबल को देखने पर समझ आता है कि ये पूरा थर्मल बैलेंस कैसे काम करता है। सिलिकॉन और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भयंकर गर्मी पैदा करता है, लगभग 26 मेगाजूल प्रति टन। ये एक बहुत ही भारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भट्टी को बस थोड़ी देर खाली छोड़ दिया जाए तो तापमान 1 से 2 डिग्री प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगता है। और अगर उसमें 1 टन अलॉय मिला दिया जाए तो तापमान सीधा 5 डिग्री नीचे चला जाता है। मतलब एक तरफ तो असीमित गर्मी पैदा हो रही है और दूसरी तरफ उसे तेजी से खोने का डर। क्या गजब का खेल है। खंड 3, स्लैग की ताकत। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के असली हीरो की। मेटलर्जिकल दुनिया में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अ गुड स्लैग मेकर इज अ गुड स्टील मेकर, यानी जो स्लैग अच्छा बनाता है वही अच्छा स्टील बनाता है। ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे क्योंकि ऐसा लगता है ना कि वहां स्टील बनाया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ऑपरेटर्स वास्तव में स्टील बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। उनका पूरा फोकस एक परफेक्ट स्लैग तैयार करने पर होता है। अगर स्लैग सही बन गया तो बेहतरीन क्वालिटी का स्टील तो बस अपने आप बन जाएगा। तो ये स्लैग फोमिंग आखिर है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही डायनेमिक और झागदार अवस्था है।
जब आयरन ऑक्साइड कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो स्लैग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बुलबुले पैदा करता है। इस पूरी प्रक्रिया में फ्लूओस्पार नाम के एक केमिकल भी मिलाया जाता है जो स्लैग को थोड़ा पतला और फ्लूइड बना देता है ताकि वो अच्छे से फोम कर सके और बिना किसी रुकावट के बह सके, बिल्कुल किसी फिजी ड्रिंक की तरह। इस फोमिंग के पीछे की जो फिजिक्स है वो तो और भी कमाल की है। गैसों की वजह से स्लैग फैलता है और उसमें ढेर सारा झाग बन जाता है। इस झाग की वजह से तरल मेटल और स्लैग के बीच का सरफेस एरिया अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और विज्ञान का सीधा सा नियम है, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा मास ट्रांसफर उतनी ही तेजी से होगा। मतलब ये झाग एक चुंबक की तरह काम करता है जो अशुद्धियों को बहुत तेजी से मेटल से खींचकर स्लैग में मिला देता है। खंड 4, ब्लोइंग की आवश्यक तकनीकें। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि इंजीनियर इस पूरे रासायनिक तूफान को महज एक ऑक्सीजन लांस की ऊंचाई से कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। इस तुलना को ध्यान से देखिए। जब सॉफ्ट ब्लोइंग की जाती है तो लांस की ऊंचाई 2.5 मीटर रखी जाती है। इसमें ऑक्सीजन का फ्लो धीमा होता है जो ऊपरी सतह के आयरन और सिलिकॉन को ऑक्सीडाइज करता है और शुरुआत में ही स्लैग फोमिंग को बहुत तेजी से बढ़ावा देता है। इसके ठीक उलट हार्ड ब्लोइंग में लांस को 1.6 मीटर तक नीचे खिसका दिया जाता है। इससे ऑक्सीजन बहुत गहराई तक जाती है और पूरे मेटल बात को अंदर तक मत कर रख देती है। इससे बिल्कुल नीचे बैठा हुआ मैंगनीज, फास्फोरस और कार्बन ऑक्सीडाइज होता है। मतलब शुरुआत सॉफ्ट ब्लोइंग से की जाती है ताकि स्लैग बने और अंत हार्ड ब्लोइंग से ताकि गहराई से पूरा मिश्रण साफ हो सके। इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो वाकई हैरानी होती है। कार्बन का वो बेहद नाजुक संतुलन, बिना बाहरी ईंधन के पैदा होने वाली वो भयानक गर्मी और स्लैग फोमिंग का वो जादुई विज्ञान, इन सबको साधते हुए क्या ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं लगती कि हर रोज पूरी दुनिया में लाखों टन स्टील का उत्पादन बिल्कुल इसी तरीके से होता है। एक साधारण सा लगने वाला ये निर्माण मटेरियल असल में विज्ञान और सटीकता का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।